नमस्कार दोस्तों, आपका मैं इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था मैनेजमेंट टेक्निक्स, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, जिसके अंदर हमने पूरी डिटेल से बात कर ली है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे PERT यानी प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक के बारे में। क्या नाम है इसका? PERT। इसका पूरा नाम है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। ठीक है, इसके बारे में आज हम इस क्लास में बात करेंगे और हम CPM के बारे में भी पढ़ेंगे आज इस क्लास में। तो सबसे पहले हम देखेंगे PERT के बारे में। ठीक है, PERT का पूरा नाम है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका विकास किसने किया था। इसका विकास 1958 के अंदर एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था चार्ल्स ई क्लार्क। क्या नाम था? चार्ल्स ई क्लार्क। इन्होंने US नेवी के विशेष परियोजना कार्यालय में इसका विकास किया था। ठीक है, जो चार्ल्स ई क्लार्क थे, उन्होंने US नेवी के विशेष परियोजना कार्यालय के लिए जो PERT था उसका विकास किया था। ठीक है, ध्यान रखना आप, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो PERT है इसका विकास किसके द्वारा और कब किया गया है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि 1958 के अंदर चार्ल्स ई क्लार्क ने US नेवी के विशेष परियोजना कार्यालय के लिए इसका विकास किया था। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इनके जो सहयोगी थे, जो चार्ल्स ई क्लार्क थे, इनके सहयोगी कौन कौन थे। जो इनकी एक सहयोगी संस्थान थी जिसका नाम था बूज एलन हैमिल्टन। क्या नाम था? बूज एलन हैमिल्टन। ये इनका एक सहयोगी संस्थान था। और एक था लॉकहीड मिसाइल सिस्टम डिवीज़न। एक तो बूज एलन हैमिल्टन हो गया और एक दूसरा है लॉकहीड मिसाइल सिस्टम डिवीज़न। ये दो संस्थान इसके सहयोगी थे, किनके? चार्ल्स ई क्लार्क के, है ना। अब हम देखते हैं कि जो PERT जो प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक है, इसका सबसे पहले उपयोग कहाँ पर किया गया। ठीक है, इसका जो प्रथम उपयोग है वो कहाँ पर किया गया था। तो इसका पहली बार उपयोग अमेरिकी नौसेना के पोलरिस मिसाइल प्रोग्राम के प्रबंधन के लिए किया गया था। यानी जो पोलरिस मिसाइल प्रोग्राम है, इसके मैनेजमेंट के लिए जो PERT था यानी प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसका पहली बार उपयोग किया गया था। अब हम आगे देखते हैं। PERT एक प्रबंधकीय योजना और नियंत्रण तकनीक है। जो PERT है वो क्या है? एक प्रबंधकीय योजना और नियंत्रण तकनीक है। ठीक है, और ये एक बड़ी परियोजना के आकलन और योजना बनाने की तकनीक है। जो PERT है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये क्या है? एक बड़ी परियोजना के आकलन और योजना बनाने की तकनीक है ये ना। आगे है PERT एक स्टैटिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। क्या है? जो PERT है वो क्या है? स्टैटिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, यानी एक ढांचा है ये ना, जिसे समय अनिश्चितता वाले जटिल कार्यों का विश्लेषण, निर्धारण और समन्वय करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो PERT है वो एक क्या है? स्टैटिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है ना, यानी स्टैटिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ढांचा है एक तरह का ये, जिसे समय अनिश्चितता वाले जटिल कार्यों का विश्लेषण करने के लिए, उनका निर्धारण करने के लिए और उनका समन्वय करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी अवधारणा क्या है। इसकी अवधारणा है संभाव्यता का प्रबंध, यानी मैनेजमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी संभावनाओं का, जितनी भी संभावना है अलग अलग, उनका प्रबंधन करना ही इसकी अवधारणा है ना। आगे है PERT का मुख्य उद्देश्य किसी बड़ी, जटिल और नई परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यों की योजना बनाना, उन्हें शेड्यूल करना, उनके समय का सटीक अनुमान लगाना है। जो PERT है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक बड़ी और जटिल और नई परियोजना है, उसको समय पर पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यों की योजना बनाना है और उन्हें शेड्यूल करना है, यानी उन्हें
अरेंज करना है एक तरह से भी, इसके बाद ये कार्य होगा, ये कार्य होगा ना, उस शेड्यूल करना है और उनके समय का सटीक अनुमान लगाना है। अब हम देखते हैं जो पार्ट है इसके अंदर समय का आकलन या अनुमान कैसे लगाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर है किसी भी कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, इसका सटीक अनुमान लगाने के लिए पर 3 तरह के समय की गणना करता है। यानी जो पार्ट है इसके अंदर किसी भी कार्य के अंदर कितना समय लगेगा इसकी सटीक अनुमान न लगाने के लिए पर 3 तरह के समय की गणना करता है, 3 तरीके से समय की गणना करता है। सबसे पहला है ऑप्टिमिस्टिक टाइम यानी आशावादी समय। इसमें ये समय ये मानकर चलता है कि सब कुछ न्यूनतम कठिनाइयों के साथ योजना के अनुसार चलेगा। मतलब जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है यानी आशावादी समय है, इसमें हम पहले से ही मानकर चलते हैं कि इसमें बहुत कम कठिनाइयाँ आएगी। ठीक है, पहले से ये नहीं मान के चलते कि बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी, सबसे आसान रास्ता चुनते हैं कि सबसे कम कठिनाइयाँ आएगी इसके अंदर, ये पहले से ही मान के चलते हैं हम। ठीक है, ऐसी स्थिति केवल 1% समय ही आ सकती है। मतलब जो हम मान रहे हैं कि इसमें कोई भी कठिनाई नहीं आएगी इस कार्य के अंदर, तो ऐसी स्थिति कब आती है? 1% समय ही ऐसी स्थिति आती है। ठीक है, और इसमें सबसे कम समय का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर सबसे कम समय का अनुमान लगाया जाता है किसके अंदर? ऑप्टिमिस्टिक टाइम के अंदर, यानी आशावादी समय के अंदर सबसे कम समय का अनुमान लगाया जाता है। और इसे हम ए और ओ से दर्शाया जाता है। जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है इसको हम ए से भी दर्शाते हैं और ओ से भी दर्शाया जाता है इसको, है ना। नेक्स्ट है फिर पेसिमिस्टिक टाइम यानी निराशावादी समय। इसमें ये समय ये मानकर चलता है कि सब कुछ योजना के अनुसार नहीं चलेगा, यानी जो भी हम योजना बनाई है वो हमारे अनुसार नहीं चलेगी। ठीक है, जो भी हमने सोचा है योजना बनाई है उसके अनुसार नहीं चलेगा और अधिकतम संभावित कठिनाइयाँ आएगी। ठीक है, और इसमें अधिक से अधिक कठिनाइयाँ आएगी, है ना। और ऐसी स्थिति भी लगभग 1% समय ही आ सकती है। ठीक है, एक तो ये है कि कोई भी समस्या ना आए, वो भी कितने परसेंट पे आती है? 1% समय ही ऐसी स्थिति आती है कि कोई भी समस्या नहीं आए, और समस्या ही समस्या आती जाए, ये भी सिर्फ 1% समय ही आती है ना। और इसमें हम अधिकतम समय का अनुमान लगाया जाता है। जो पेसिमिस्टिक टाइम है इसे हम क्या करते हैं? अधिकतम समय का अनुमान लगाया जाता है इसके अंदर ना। और इसे हम बी और पी से दर्शाते हैं, यानी स्मॉल बी और स्मॉल पी से इसको दर्शाया जाता है किसको? पेसिमिस्टिक टाइम को, है ना। फिर तीसरा है हमारा मोस्ट लाइकली और नॉर्मल टाइम यानी सबसे संभावित या सामान्य समय। यह वह समय है जो अक्सर तब लगेगा यदि इस प्रयास को बार बार दोहराया जाए। मतलब हम एक ही कार्य को करते जा रहे हैं तो हमें उसमें सिर्फ नॉर्मल सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। इसमें सामान्य समय का अनुमान लगाया जाता है, यानी हम नॉर्मल समय का अनुमान लगाते हैं इसके अंदर ना। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी समस्या नहीं आ रही, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, नॉर्मल है, कभी समस्या आती कभी नहीं आती। ठीक है, और मोस्ट लाइकली और नॉर्मल टाइम को हम किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एम से या फिर बिग एम से, है ना। इन दोनों से हम इसको दर्शाते हैं, मोस्ट लाइकली या फिर नॉर्मल टाइम को। अब हम एक जो इसमें टाइम आ रहा है एक्सपेक्टेड टाइम यानी अपेक्षित समय, इसके बारे में देखते हैं। इन तीनों समय को मिलाकर एक औसत या अपेक्षित समय यानी एक्सपेक्टेड टाइम निकाला जाता है, जिसमें समय जिसके अंदर सबसे संभावित समय को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम है यानी जो अपेक्षित समय है, इसके अंदर हमारे तीनों प्रकार की जो गणनाएं हैं समय की, इस जो एक तो हो गया पेसिमिस्टिक टाइम, एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम और एक हो गया मोस्ट लाइकली या फिर नॉर्मल टाइम। इन तीनों को मिलाकर हम एक औसत निकालते हैं, है ना।
औसत निकालते हैं जिसमें सबसे संभावित समय को अधिक महत्व यानी वेटेज दिया जाता है। ठीक है, इन तीनों के अंदर जो अपेक्षित टाइम निकाला जाता है उसको, उसके अंदर जो सबसे संभावित समय होता है उसको अधिक महत्व दिया जाता है इसके अंदर ना। अब हम देखते हैं क्रिटिकल पाथ के बारे में। क्रिटिकल का पाथ क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। PERT विश्लेषण की एक मुख्य विशेषता इसका नेटवर्क डायग्राम है जो परियोजना की प्रमुख गतिविधियों और उन्हें पूरे किए जाने वाले क्रम का एक दृश्य चित्रण प्रदान करता है। क्या है PERT विश्लेषण की मुख्य विशेषता है इसका नेटवर्क डायग्राम। जो PERT विश्लेषण है इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसका नेटवर्क डायग्राम जो परियोजना की प्रमुख गतिविधियों और उन्हें पूरे किए जाने वाले क्रम का एक दृश्य चित्रण प्रदान करता है हमें क्रिटिकल पाथ, है ना। आगे डायग्राम के स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक ले जाने वाली गतिविधियों के क्रम को हम क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं ना। और किसी भी मार्ग में शामिल कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल समय की गणना उस मार्ग की सभी गतिविधियों के सबसे अनुमानित समय को जोड़कर की जा सकती है। ठीक है, किसी भी मार्ग में शामिल कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कुल समय की गणना उस मार्ग की सभी गतिविधियों के अनुमानित समय को जोड़कर की जा सकती है ना। आगे है सबसे लंबे कुल समय वाले मार्ग को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पाथ कहते हैं। ठीक है, जो भी सबसे लंबे जो कुल समय लगता है, सबसे लंबा जो कुल समय हमारा सबसे मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है उसी मार्ग को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पाथ कहते हैं सीधे शब्दों में ना। तो यहाँ पर जो हमारा PERT था प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट मैनेजमेंट टेक्निक है उसके बारे में देखते हैं जो कि है CPM यानी क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए योजना और निर्धारण यानी प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग की एक गणितीय रूप से व्यवस्थित प्रणाली है। जो क्रिटिकल पाथ मेथड है ये क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए योजना और निर्धारण की एक गणितीय रूप से व्यवस्थित प्रणाली है ये ना। क्रिटिकल पाथ मेथड को क्रिटिकल पाथ एनालिसिस के रूप में भी जाना जाता है। यानी जो क्रिटिकल पाथ मेथड है इसे हम क्या कह सकते हैं, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस भी कह सकते हैं इसको, है ना। यह PERT के समान ही नेटवर्क प्रिंसिपल पर आधारित है। जो क्रिटिकल पाथ मेथड है ये जो PERT था हमारा प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, इसके समान ही ये किस पर आधारित है, नेटवर्क प्रिंसिपल्स पर आधारित है ये ना। जो क्रिटिकल पाथ मेथड है इसका विकास देखते हैं, इसका विकास कब हुआ था और किसने किया था। इसका विकास 1950 के दशक के उत्तरार्ध यानी जब 1950 का समय जब खत्म होने वाला था 1950 का दशक, तब इसका विकास हुआ था। मोस्टली जब हम इसको कह सकते हैं कि 1957 के अंदर है ना, कि बहुत इस पर कन्फ्यूजन मिलता है कि इसका विकास कब किया गया था। एग्जैक्ट जो वर्ष है वो हमें मिलता नहीं है, कुछ किताबों में 1957 दे रखा है, तो आप ध्यान रखना 1950 के दशक के अंदर यानी 1957 में डू पॉइंट के मॉर्गन आर वोल्कर, डू पॉइंट एक कंपनी है जिनके मॉर्गन आर वोल्कर और रेमिंगटन रैंड ये भी एक कंपनी है कि जेम्स ई केली। ठीक है, जो मॉर्गन आर वोल्कर थे वो किस में कार्य करते थे, डू पॉइंट के अंदर, ये भी एक कंपनी है। और जो जेम्स ई केली थे ये भी एक महोदय थे जो रेमिंगटन रैंड कंपनी के अंदर कार्य करते थे। इन दोनों ने 1950 के दशक में जो क्रिटिकल पाथ मेथड है इसका विकास किया था। ठीक है, किसने
डू पॉइंट के मॉर्गन आर वोल्कर और रेमिंगटन रेंट के जेम्स ई केली ने 1950 के दशक के अंदर जो क्रिटिकल पाथ मेथड है इसका विकास किया था ना। आगे अब हम देखते हैं जो क्रिटिकल पाथ मेथड है इसका प्रथम प्रयोग कब किया गया था। क्रिटिकल पाथ मेथड का उपयोग पहली बार 1966 के अंदर यानी 1966 के अंदर न्यूयॉर्क शहर में पूर्व वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन टावर, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन टावर है इसके निर्माण के लिए किया गया था। ठीक है, जो क्रिटिकल पाथ मेथड है इसका उपयोग है ये पहली बार 1966 के अंदर न्यूयॉर्क शहर में पूर्व यानी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन टावर है जो पहले वाला जिसके निर्माण के लिए इसका जो उपयोग था वो किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं सीपीएम परियोजना की गतिविधियों के निर्धारण यानी शेड्यूलिंग के लिए एल्गोरिदम है। जो सीपीएम है वो परियोजनाओं की गतिविधियों यानी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के निर्धारण यानी जो शेड्यूलिंग के लिए क्या है ये एल्गोरिदम के रूप में कार्य करता है। सीपीएम है ना, जो क्रिटिकल पाथ मेथड है ये प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के लिए शेड्यूलिंग के लिए एल्गोरिदम है ना। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सीपीएम का उपयोग क्या क्या है। सीपीएम तकनीक का उपयोग करके परियोजना का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाता है जिसमें निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, जो क्रिटिकल पाथ मेथड तकनीक है इसका उपयोग करके परियोजना का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे जो शामिल होती हैं। सबसे पहले है पूरी परियोजना को छोटे तंत्रों यानी छोटे छोटे सिस्टम्स में तोड़ा जाता है जिन्हें कार्य या टास्क कहा जाता है। ठीक है, जो जितनी भी हमारी बड़ी परियोजना है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, टास्क कहते हैं ना। उनकी एक सूची बनाई जाती है। ठीक है, इन सिस्टम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है जिन्हें हम टास्क कहते हैं और उन टास्क की एक सूची बनाई जाती है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक गतिविधि को पूरा होने में लगने वाला आवश्यक समय ये भी इसके अंदर शामिल होता है और गतिविधियों के बीच की आपसी निर्भरता यानी डिपेंडेंसी इसके अंदर शामिल होती है और तार्किक अंतिम बिंदु जैसे माइलस्टोन यानी मुख्य पड़ाव भी इसके अंदर शामिल होता है। किसके अंदर, सीपीएम की जो ये परियोजना है इसमें मॉडल के अंदर ये शामिल होती है ना। इसके अंदर जो टास्क की सूची है वो शामिल होती है, फिर जो प्रत्येक गतिविधि को पूरा करने में लगने वाला जो आवश्यक समय है वो शामिल होता है। इसके अंदर जो गतिविधियों की जो बीच की आपसी निर्भरता है यानी जो डिपेंडेंसी है वो शामिल होती है और जो तार्किक अंतिम बिंदु जैसे जो माइलस्टोन होता है वो इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है, अब हम जो सीपीएम का जो निष्कर्ष है वो देखते हैं। इन वैल्यूज यानी जो जितने भी मान है इनका उपयोग करके सीपीएम तार्किक अंतिम बिंदुओं या परियोजना के अंत तक नियोजित गतिविधियों के सबसे लंबे पथ यानी लॉन्गेस्ट पाथ की गणना करता है। जो सीपीएम है वो किसकी गणना करता है, लॉन्गेस्ट पाथ की गणना करता है यानी सबसे लंबे पाथ की गणना करता है ये ना सीपीएम। साथ ही ये प्रत्येक गतिविधि के शुरू और समाप्त होने के सबसे शुरुआती और नवीनतम समय की गणना भी करता है। जो सीपीएम है ये प्रत्येक गतिविधि के शुरू और समाप्त होने के सबसे शुरुआती और नवीनतम समय की गणना भी करता है। कौन करता है, सीपीएम है ना, जिससे परियोजना की कुल अवधि न बढ़े। ठीक है, इनकी गणना करने से जो परियोजना है उसकी जो कुल अवधि है वो नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पर जो हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज की इस क्लास में हमने पार्ट भी देखा यानी प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, और आज हमने सीपीएम के बारे में भी देखा यानी क्रिटिकल पाथ मेथड है ना। इन दोनों के बारे में आज हमने इस क्लास में देखा है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।